हम लोग संविधान में सिर्फ इतना पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकता है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधन कर अपना त्यागपत्र दे सकता है। कोई कंडीशंस ऐसी नहीं डेवलप की गई है जिसमें ये कहा गया हो कि ऐसी परिस्थितियां हो जाए तो ऐसा करेगा, ऐसी परिस्थिति हो तो वैसा कर पाएगा, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो आपको ये पत्थर की लकीर मान के चलिए कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को इस्तीफा देता है। उपराष्ट्रपति रहे ना रहे, राष्ट्रपति इस्तीफा संबोधित उपराष्ट्रपति को देके चला जाएगा। क्या समझे? क्योंकि संविधान में कहीं और इस्तीफा देने की जगह ही नहीं बनाई गई। ये कहाँ लिखा है कि उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस्तीफा देंगे? ये कहाँ लिखा है कि स्पीकर को राष्ट्रपति इस्तीफा देंगे? जब लिखा नहीं है तो हम तो यही मान के चलेंगे कि उपराष्ट्रपति रहे ना रहे, राष्ट्रपति को इस्तीफा देना है तो इस्तीफा दे के चले जाएंगे अपना। ये तो हमने नहीं कहा ना कि इस्तीफा स्वीकार हुआ कि नहीं हुआ। संविधान में तो साफ साफ यही लिखा है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देंगे, दे सकते हैं। ये कहाँ लिखा है कि उपराष्ट्रपति उसको स्वीकार करेंगे तब इस्तीफा माना जाएगा? तो रहे ना रहे, अनुपस्थित हो पद, हमने संबोधन करके हमने निकल लिए। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति के बावजूद भी उपराष्ट्रपति के नाम ही इस्तीफा देगा। ज्यादा हमने क्या कहा था? दिमाग, दिमाग चलाना मना है। कानून का मतलब दिमाग चलाना मना है। कानून का मतलब है कि शब्दांशतः अनुपालन करना। दिमाग कौन चलाएगा मालूम है? कौन चलाएगा दिमाग? सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट को दिया गया है दिमाग चलाने का काम। इसीलिए जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल, न्यायिक हो, न्याय, स्पष्ट और युक्ति युक्त। अगर एक शब्द के दो अर्थ हैं तो कौन सा अर्थ उचित है इसका भी अनुपालन सुप्रीम कोर्ट करवाएगा। आप दिमाग ना लगाइएगा। और आचरण का जो शास्त्र है ना, कानून एक प्रकार से नागरिकों को आचरण की ओर घसीटता है। कानून एक प्रकार से अनुशासन की ओर ले जाता है। एक अच्छी नैतिकता का एक उपकरण है कानून। हेलमेट पहन के चलना चाहिए, यह अगर कानून है, और नहीं चलने पर 1000 रुपए का दंड है आर्थिक, तो यह आपको समझ लेना चाहिए कि आपके पास 5000, अरे यार क्या फर्क पड़ता, हम 1000 रुपए दे देंगे। इस अहंकार, इस आर्थिक ताकत का प्रदर्शन करने के लिए कानून नहीं है। कानून आपका 1000 रुपये नहीं वसूलना चाहता है। उसको ज्यादा अच्छा तब लगेगा जब आप अनुशासन में होंगे, क्योंकि अनुशासन से जो दुर्घटनाएं होंगी, जो हानियां होंगी, वो 1000 10,000 की हो जाएंगी, जो कि 1000 के मुनाफे में बहुत ज्यादा हो जाएंगी। इसलिए वो चाहता है कि 1000 रुपए के दंड के डर के मारे लोग हेलमेट पहन के चलेंगे, तो उससे होने वाली दुर्घटना से उसका तो जीवन बचेगा, साथ में कानून का जो संरक्षण, जो कानून की कानून व्यवस्था का और जो कानून का अधिकार है, कानून का जो दायित्व है, उसकी भी पूर्ति होती रहेगी। भाई सड़क पे 10-10 एक्सीडेंट रोज होते रहे 10-10 किलोमीटर पे, तो सवाल नहीं उठने लगेंगे? राज्य सरकार पे उठेंगे, पुलिस व्यवस्था पे उठेगी, सड़क व्यवस्था पे उठेगी, कानून व्यवस्था पे उठेगी। क्या कर रहे हैं ये लोग? तो अपनी लाज, अपनी इज्जत, कानून का अनुशासन, कानून की व्यवस्था और हानि को कमजोर करने के लिए ये सब बल लाया जाता है। और हम लोग समझते हैं अरे छोड़ो यार, हमारे जेब में पैसा है, क्या है, 1000 रुपया दे देंगे। जैसे वही वाली कहानी नहीं है कि आप खूब खाना मंगाते हैं होटल में, शुरू शुरू में तो लगता है कि सब खा लेंगे, आइडिया तो रहता नहीं है कितना मसालादार है, कितना तेल से भरा है, किसका कैसा स्वाद है।
थोड़ा मोड़ा आइडिया रहता है, आपने डोंचे भर भर के खाना मंगा लिए, उसके बाद आधा खा के छोड़ के चले गए, 1,000 रुपया बिल दे दिए और आधा छोड़ के चले गए। आपको लगा क्या फ़र्क पड़ता है, हमारा खाना हम खाएं चाहे छोड़ें। अरे उल्लू, तुम्हारे इस चक्कर में 19 करोड़ लोग देश के ही भूखमरी के कगार पे चले गए, क्योंकि अन्न तो तुमने बर्बाद कर दिया। उतना ही मंगाते ना जितना खाना था। तो शान शौकत में आपने सोचा अरे क्या फर्क पड़ता है, दो पैसा। हाँ, तो क्या गेहूं चावल जो है पैसा से उगाता है क्या? खाना तो आपने खरीद लिया, बर्बाद कर दिया। वो खाना अगर बचा होता, उतने हिस्से का आटा चावल जो भी बचा होता, तो तुम्हारा एक तो 500 रुपया लगता, आधा मंगाते तो तुम्हारे पास 500 रुपया रहता, और दूसरा होटल में खाना बचा रहता, तो जो खाना का जो वितरण है वो तो सही चलता ना। तो जो दिमाग है ना, उतना ही लगाओ जितना लिखा है, एक्स्ट्रा कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं। अब जैसे उसने कह दिया हेलमेट पहन के चलो, बस अब कुछ मत सोचो। अपनी एक्टिवा निकाले तो हेलमेट निकाल लो। अब ये तुम मत सोचो कि मेरी जेब में 5,000 रुपए हैं, मैं बड़ा रईस आदमी हूं, अरे क्या फर्क पड़ता है बिना हेलमेट के चल। ये सब दिमाग मत लगाओ, दिमाग लगाना मना है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब इस देश में 5 साल राष्ट्रपति रहे, 2002 से 2007 के बीच में थे ना। मिसाइल मैन थे, भारत रत्न थे, पोखरण 2 में थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, प्रोफेसर थे ना। दिमाग खूब था कि नहीं? तबीयत से था ना दिमाग। कितना दिमाग लगाए वो? अरे जैसा संविधान में राष्ट्रपति का जो काम दिया गया उतना दिमाग लगा रहे थे। सुने कि वो राष्ट्रपति भवन के छत पे खड़े होकर के आज कलाम साहब ने दागा मिसाइल? हाँ, नहीं सुने हो तो बताइए। मुगल गार्डन में उन्होंने सैटेलाइट खड़ा कर दिया, सुने? अरे जब इसरो में थे तो कुछ और करते थे, अब यूनिवर्सिटी और कहीं लेक्चर देने जाते हैं तो प्रोफेसर रहते हैं। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति थे, और राष्ट्रपति का काम तो लिखा है, आर्टिकल 74 में लिखा है मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति काम करेगा। और कोई विधेयक अगर उनके पास गया तो पुनर्विचार की गुंजाइश होती थी, जहां पुनर्विचार कर सकते हैं। बस उनको पता है हमारा विवेक कितना इस्तेमाल करता है, और हमें पता है हमारा संविधान में अधिकार कितना है। उसी हिसाब से अपना दायित्व निभा रहे थे। ऑफिस एंड प्रॉफिट वाला जो बिल था उन्हीं के टाइम में आया था। लाभ का पद सुने हैं कि नहीं? लाभ का पद का मामला उसी समय गर्म हुआ था जब कलाम साहब राष्ट्रपति थे। सोनिया गांधी हो, अनिल अंबानी हो, जया बच्चन हो, ये सब ने इस्तीफा दे दिया था। अनिल अंबानी भी राज्यसभा के मेंबर थे, और उस जमाने में एक उत्तर प्रदेश फिल्म विकास निर्माण क्या समथिंग ऐसा आयोग बना था, उसमें मेंबर और चेयरमैन ऐसे जया बच्चन वगैरह ये, और यूपीए का चेयरमैन और लोकसभा मेंबर रायबरेली से ये कुछ ऐसा चल रहा था सोनिया गांधी का। तो सब ने इस्तीफा दे के फिर से आए इलेक्शन में, क्योंकि वो लाभ का पद का उसमें झमेला आ गया उनके कि 2 पद, मतलब लाभ के पद पर नहीं रह सकते ना आप। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, मंत्री, ये सब लाभ का पद नहीं माना जाता है, लेकिन इसके इतर कोई व्यवस्था और उसकी सुविधा ले रहे हैं तो आप लाभ के पद में चले गए। तब उनके पास जब लाभ के पद का बिल गया था, मतलब परमिशन के लिए, फिर बाद में अधिनियम का रूप लेता, तो उन्होंने उसको पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया था। क्या समझे? क्योंकि उस बिल में एक, जैसे हम यूनिफॉर्म सिस्टम बोलते ना, उसका अभाव था। तो जब राष्ट्रपति नहीं थे कलाम साहब, तो उनसे पूछा गया कि आपके 5 साल के राष्ट्रपति के कार्यकाल में सबसे टफ जो कोई वजह रही कहाँ पर आई, तो उन्होंने लाभ का पद को ही बताया था, उस विधेयक पर मतलब काम करना। तो उन्होंने उस पर भी उतना ही दिमाग लगाया जितना संविधान के दायरे में उनको मिला था। दिमाग तो बहुत था, लेकिन लगाया कितना? ऐसे ही आप कोई भी चीज पढ़ते हो तो उतना ही दिमाग लगाओ जितना जरूरत है। एक्स्ट्रा दिमाग लगा दोगे गलत हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? आया ना?
63 में एक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होगा, लिखो। 64 में क्या है? वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। द वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। इसका मतलब है कि वह पदेन राज्यसभा का सभापति होगा। पदेन, अगर कोई भी उपराष्ट्रपति हुआ तो राज्यसभा का पदेन सभापति ऑटोमेटिक हो जाता है, पदेन बोलते हैं। मतलब यहां पद उसका लेगा तो वहां पद बन गया उसका। किस में लिखा है? 64 में। अब 65 में क्या लिखा है? द वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज प्रेसिडेंट ड्यूरिंग अब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट। समझिए कि नहीं? ड्यूरिंग अब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट, अब्सेंस चाहे जैसा हुआ हो, अगर लिख लीजिए उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, है ना, उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करता है। आगे लिखिए, आगे क्या लिखेंगे उसको लिखिए। आगे लिखेंगे 65 बता दिया, 65 बता दिया ना, 66 इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, 67 टर्म ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, उसका चुनाव की बात कही है, और दूसरे में उसकी अवधि कब तक रहेगा, 5 साल, है ना। और 68 में क्या लिखा है? टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द नोटिस ऑफ, हमने ये बताया 67 में क्या होगा, वाइस प्रेसिडेंट का कार्यकाल लिखा हुआ है ना, और 66 में इलेक्शन लिखा हुआ है। तो लिखें टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड द टर्म ऑफ ऑफिस पर्सन इलेक्टेड टू फिल कैजुअल वैकेंसी। जो राष्ट्रपति के लिए बताया था वही उपराष्ट्रपति के लिए हम बता रहा हूं। क्लियर हो गए कि नहीं? अनुपस्थिति की स्थिति में भर्ती वाली जो बात कर रहे हैं। अरे तुम लोग यार, जो प्रेसिडेंट के लिए वही वाइस प्रेसिडेंट के लिए। आगे लिखिए 69 में ओथ लिख लीजिए। आगे लिखें 70 लिख लीजिएगा, डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट्स फंक्शंस, डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शंस इन अदर कंटिजेंसीज। ये आर्टिकल 70 में लिखा है, किताब में भी लिखा है ये सब चीज। 71 सिर्फ लिख लीजिएगा। 71 में क्या है? 71 में बच्चा ये लिखा है कि अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट होगा तो यह मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएगा। ठीक है, लिखो मैटर रिलेटिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद अगर कोई होगा तो कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। 72 टू ग्रांट पॉर्डन्स एक्सेट्रा। बिल्कुल, क्षमा याचना उचना नहीं पढ़ते हैं, सजा को कम कर सकता है, क्षमा कर सकता है ना। तो एक प्रकार से लिख लीजिए दंड को क्षमा करने का अधिकार प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को कहाँ पर है? 72 में। यही क्वेश्चन ही पूछता है, अगर पूछेगा तो क्षमा का जो है उसमें सजा को बदल भी सकता है, जैसे फांसी को उम्र कैद में बदल दे, अलग अलग नाम से क्षमा करना चाहे क्षमा कर दे। और लास्ट में लिख लीजिएगा 73 एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, संघ के कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अगर बच्चा संघ की कार्यपालिका शक्ति को बढ़ाना है तो आपको 73 में जाना है। ठीक, और लास्ट में एक क्या बताया था हमने? 74, है ना। तो वहां तक हम नहीं जा रहे हैं अभी,
73 तक इसलिए जा रहे हैं यहीं तक, 74 फिर मंत्रिपरिषद, फिर 75 प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा, फिर 76 में अटॉर्नी जनरल आ जाएगा, फिर 77 78, तो ये काउंसिल तक आ जाएगा। वैसे आप लिखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, एक हेडिंग बना के जरूर लिख लें, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद लिख लीजिए, मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब लिखिए आर्टिकल 74, 78 तक लिख लीजिए, फिर प्रेसिडेंट को थोड़ा सा हम ब्रीफ कर देते हैं, समझा देते हैं आपको। 74 लिखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट लिखो 75, अदर प्रोविजन ऑफ एज टू मिनिस्टर्स। इसमें 74 में ना लिखे, लिख लीजिए मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति काम करेंगे, 74 में लिख लीजिए। अदर प्रोविजन ऑफ एज टू मिनिस्टर लिखिएगा, मंत्रिपरिषद के अन्य प्रावधान। ठीक है, कम समझ में आ रहा है क्या है? समझ में नहीं आ रहा है क्या? इसी में अन्य प्रावधान हमने लिखा, बताएंगे तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह बताएंगे। मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति जो होती है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होती है, सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। मतलब अगर प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया तो पूरी मंत्रिपरिषद खत्म हो जाएगी। किसी मंत्री के खिलाफ अगर आपने वोट कर दिया तब भी पूरी सरकार को खतरा हो जाता है। ये सब अदर प्रोविजंस यहाँ पे पढ़ेंगे, इसके सब क्लॉज भी हैं 1 2 3 ऐसे करके। पहले इसको सरसरी नज़र से समझ लीजिए, जो आपको अंदरवा जाके बहुत नहीं पूछता है, कम से कम यही मिला ले, यही बहुत बड़ी बात है। और एक लिखिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, लिखिए भारत का अटॉर्नी जनरल, इसको बोलते हैं महाधिवक्ता, नहीं महान्यायवादी, महाधिवक्ता अटॉर्नी एडवोकेट जनरल को बोलते हैं, वो स्टेट में होता है। महान्यायवादी आर्टिकल 76 में है ये। आर्टिकल 77 लिखिएगा, भारत सरकार के, लिखिए भारत सरकार के कार्य लिख लीजिए, एक प्रकार से कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और एक लास्ट में 78 लिखिएगा, ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर रिगार्डिंग द फर्निशिंग, रिगार्डिंग द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू प्रेसिडेंट। इसका मतलब होता है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य कि वह राष्ट्रपति को कोई भी सूचना दे, सरकार की कोई सूचना प्रधानमंत्री के थ्रू जाएगी और लोकसभा की कोई सूचना स्पीकर के थ्रू जाएगी। ठीक है ना, इसलिए जब बच्चा कभी राष्ट्रपति इस्तीफा देता है ना, ठीक है ना, तो सबसे पहली सूचना लोकसभा को दी जाती है, स्पीकर को। राष्ट्रपति के इस्तीफा के बाद पहला जो व्यक्ति अथराइज्ड है सूचना के लिए, जो लीगल जिसको कहते हैं लाइन अप, वो स्पीकर होता है, स्पीकर के पास आती है। ऐसे तो सूचना सबके पास चली, जैसे कहते नहीं वो मेडिकल बुलेटिन, डॉक्टर बताएगा उसका हेल्थ कैसे, ऐसे आप अंदाजा कुछ भी लगाते रहिए। तो लीगल अथॉरिटी कौन है? वो है स्पीकर, वो अनाउंस करेगा कि राष्ट्रपति इस्तीफा दे दीजिए। इतना समझ में आ गया है थोड़ा सा? ये हमने इसमें चैप्टर, ये भाग 5 में आपको 52 से 78 तक का चर्चा किया, लेकिन थोड़ी सी कुछ इसमें पॉइंटेड हम बात करेंगे जो एग्ज़ाम में इससे कनेक्टेड है।